नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SBN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। मंदसौर में पुलिस कर्मियों को लगा कोरोना का बूस्टर डोज। कंट्रोल रूम परिसर में सभी पुलिस कर्मियों के लिए किया गया सामूहिक आयोजन। मंदसौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस आया सामने। दुबई से मंदसौर आई महिला की जांच में हुई ये पुष्टि। रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। मंगलवार को मंदसौर जिला कलेक्टर भवन में जन सुनवाई के लिए आए गांव पंचायत मोरखेड़ा ग्रामीणों जिनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। हितग्राहियों को ग्राम पंचायत गोरखेड़ा का निवासी होकर आसपास की सभी ग्राम पंचायतों में पीएम आवास योजना के नवीन हितग्राहियों एवं नवीन कोटा का आवंटन किया जा रहा है, परंतु ग्राम पंचायत मोरखेड़ा में इस प्रकार का कोई कार्य या सुविधा ग्राम वासियों को नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण पंचायत में चारों गांवों के निवासियों को महत्वपूर्ण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्राम वासियों के बार बार पंचायत के अधिकारियों से इस बारे में अवगत कराया गया, परंतु उनके द्वारा उनकी तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है और पूरी पंचायत में नवीन आवास स्वीकृत व चिन्हित ही नहीं किए गए हैं, जिसके कारण गरीब व पात्र लोगों को योजना लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो गरीब रेखा योग्य में लोग आते हैं और योजना से वंचित रह गए हैं। ग्राम पंचायत मोरखेड़ा, कोडिया, शिवगढ़, खोती, कम्मा खेड़ी के निवासियों को भी पीएम आवास योजना का लाभ मिल सके। हमारे ग्राम पंचायत मोरखेड़ा गांव में शिवगढ़, कोडिया प्रधानमंत्री आवास किसी गरीब को किसी को नहीं मिला अभी तक। 2-3 बार सर्वे हो गया है, तो अभी तक किसी को लाभ नहीं मिला है। तो इसी कारण हम कलेक्टर साहब के यहाँ मांग करने आए हैं कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। इस सब पब्लिक को लेकर आए हम 100 मजदूर सब आए हैं। कौन से गांव से आए? कोडिया, शिवगढ़। कौन से पंचायत? मोरखेड़ा पंचायत। अच्छा, तो अभी तक कोई एक भी मकान नहीं आया? एक भी मकान भी नहीं आया इस पंचायत। तो क्या गुहार लगाना है क्या यहाँ पर? कि हमको प्रधानमंत्री आवास दिलाया जाए, मांग किया जाए सरकार से। लाइस्टर साल है 22 का। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का हमारा गांव में कभी आया ही नहीं अभी तक। अभी सभी गांवों में लाभ मिला, हमारे गांव में लाभ नहीं मिला। कौन से गांव से आए? गांव शिवगढ़ से आए, ऊपर कोडिया, ग्राम पंचायत मोरखेड़ा से। कितने लोग? हम लगभग 100 लोग हैं। अच्छा, तो क्या मांग लेके आए यहाँ? ये प्रधानमंत्री आवास हमारे भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे गाँव को अभी तक कोई प्रधानमंत्री आवास की लाभ नहीं मिला है। अच्छा, एक के भी मकान नहीं बना? नहीं, पूरी पंचायत में नहीं आया। मंदसौर के अभिनंदन क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र के लगभग 30,000 लोग नगर पालिका की लापरवाही से परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि यह पूरा इलाका रेलवे पटरी की दूसरी तरफ है और इसमें आवागमन के 3 ही रास्ते हैं। मिड इंडिया फाटक, गीता भवन रोड और संजीत रोड से पूरे क्षेत्र को शहर से जोड़ते हैं। मिड इंडिया फाटक पर अंडरब्रिज का निर्माण और संजीत रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में सिर्फ गीता भवन रोड एक मात्र आवागमन का रास्ता बचा था। 2 रास्तों पर पहले से ही चल रहे निर्माण कार्य पूरे भी नहीं हो पाए थे और नगर पालिका ने एकमात्र बचे रास्ते पर सड़क निर्माण शुरू कर दिया। सड़क निर्माण से पूरे रोड पर गड्ढे खोद दिए गए। ऐसे में क्षेत्र की 30,000 लोगों के आने जाने की बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है और लोग गड्ढों में गिरने को मजबूर है। मंगलवार सुबह भी ईंटों से भरा ट्रैक्टर इस रोड पर फंस गया और ट्रॉली में नुकसान हो गया। राहगीरों का कहना है कि ये कार्य चल रही धीमे गति से भी हो रहा है और वही दूसरी ओर एक रास्ता क्लियर कर दे तो लोगों को आने जाने की रास्तों से राहत मिल सकेगी। मेरा यहाँ व्यवसाय भी है और घर भी है। तो इस रोड को लेकर क्या समस्या है? इस रोड को लेके पिछले 2 महीने से ये समस्या है कि वाहन की आवाजाही बंद नहीं कर रहे हैं और खोदते रह रहे हैं। यहाँ पे रोज़ डेली किसी की हड्डी टूट रही है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, किसी का सर फूट रहा है। कितनी बार अखबार में दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा है। यहाँ पे रोज क्षेत्र में आने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। हाँ। जिस पर मिड इंडिया फाटक का अंडरब्रिज का निर्माण हो रहा है, संजीत रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। ऐसे में सिर्फ ये एकमात्र रास्ता बचा था इस क्षेत्र में आने का। इस पर भी नगर पालिका ने काम चालू कर दिया है। क्या मानते हैं आप, नगर पालिका इस निर्माण कार्य को कुछ टाइम रोक सकती थी? रोकना चाहिए था और एक पट्टी पहले चालू करना था, या फिर इधर पद्मावती रिसोर्ट से इनका डाइवर्ट करना चाहिए। यहाँ पे लेडीज़ जो एक्टिवा एक्सेस जो चला रही है वो रेली गिर रही है। 8 से 10 एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। यहाँ पे सरस्वती स्कूल की एक मैडम थी, वो भी गिरे हैं, बुजुर्ग लोग गिर रहे हैं, जवान गिर रहे हैं और फ्रैक्चर हो रहे हैं। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी भी यहाँ पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी है जिसकी ईंटें वगैरह नीचे गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली दूध का सांची का रात को 11 बजे सांची की गाड़ी फंस गई। सांची दूध वाला जो मॉर्निंग में जाना था 350 कैरेट लेके खड़ी थी, रात को 11 बजे फंस गई। उसको बेचारे को 4 गाड़ियाँ लानी पड़ी और उसके बाद वो खाली कराउंड। अभी ईंट की गाड़ी फंस गई। एक कल डंपर फंस गया था। फंसने का काम तो रोज चल रहा है यहाँ पे।
प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर ये मांग करते हैं हम कि इसका निराकरण किया जाए, एक पट्टी पहले चालू की जाए फिर दूसरा खोदा जाए, या फिर पद्मावती रिसोर्ट से डाइवर्जन करा जाए, रोड आवाजाही किसी और रास्ते से किया जाए, या मिड इंडिया का रास्ता खोलने के बाद इस रोड का निर्माण किया जाए। समस्या तो क्या है, बन रही है। समस्या तो कुछ नहीं है, समस्या प्रॉब्लम है, उधर ब्रिज बनना है तो इधर ये रोड बनना है, ठीक है। एक साथ 3 जगहों पर निर्माण कार्य जारी है। हाँ, वो इनको ही रास्ते इस तरफ आने के एकमात्र रास्ते हैं, ऐसे में प्रशासन इस निर्माण को थोड़े टाइम रोक सकता था। हाँ बिल्कुल रोक सकता था, ये उनकी गलती है प्रशासन की। उनको देखना चाहिए था कि कुछ निकलने के लिए अच्छा रास्ता देना चाहिए था। बोले कैसे बाईपास देते हो, या एक रोक सकते थे। सब जगह, तीनों जगह पे उन्होंने निर्माण कार्य एक साथ स्टार्ट किया है, इससे समस्या तो आ रही है। रास्ते की समस्या है, ट्राली भरी हुई थी और जैसे टकराया दब गया रोड। मतलब आपका कहना है कि रोड जो निर्माण हो रहा है अंदर से पोला है, इसमें मिट्टी है। हाँ मिट्टी है अंदर। तो अभी आपकी ट्रैक्टर में कुछ टूट फूट हुई है क्या इसको लेकर? हाँ हुई ना, ट्राली को हुई, खूंटे टूट गए, पाटे टूट गए, पलटी खाने की समस्या थी। अंदर हम गिर जाते, ऊपर बैठे थे, कितना नुकसान होता हमारा। ये नुकसान का कौन देगा भाड़ा? तो अब आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? सही कराओ हमारा ये ट्राली, खूंटे सब, रोड भी सही कराओ। ये कैसे काम चल रहा है सब तरफ? कालीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही, किए जाने को लेकर के ही संजीत फाटक पर 31 करोड़ रुपए का ओवरब्रिज स्वीकृत कराया, जिसका निर्माण कार्य जारी है, चल रहा है। और इसी प्रकार से लगभग 8 करोड़ की लागत का मिड इंडिया का अंडर ब्रिज, ये दोनों ऐसे विकास की आवश्यकता थी, दरकार थी, जो लंबे समय से प्रतीक्षा में थी और उनके बनने के कारण से, उसके निर्माण के कारण से थोड़ा सा अवरोध आ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन आगे चल करके आम जनता को उसका लाभ मिलेगा, फिर चाहे वो संजीत फाटक हो, चाहे वो मिड इंडिया का अंडरब्रिज। और मिड इंडिया का अंडरब्रिज जिस प्रकार से निर्माणाधीन काम चल रहा है, अभी मुझे लगता है 1 आध महीने में वो फाइनल हो जाएगा। इसी बीच जो आप बता रहे हैं कि 3 रास्तों के कारण से बहुत दिक्कत आ रही थी, हमने एक नया रास्ता भी खोलने की कोशिश करी है, जो लोडेसात धर्मशाला के सामने से एक निजी प्लाट में से निकाल करके। और वैसे तो जो पार्टी थी जिसकी मिल्कियत थी वो हमसे ज़मीन के बदले ज़मीन मांग रहा था, लेकिन हमने कहा कि नहीं, चूंकि आपकी ज़मीन की वैल्यू भी बढ़ेगी, हम आपको कोई ज़मीन नहीं देंगे। उसने एक दीवार को हटा करके और एक रास्ता चलो, हमने विकल्प दिया है। लेकिन आप जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, बात ठीक है कि उस रास्ते को थोड़ा लेट अगर चालू कर देते तो ठीक रहता है, लेकिन ठेकेदार के साथ जो टर्म्स कंडीशन तय होती, जो अनुबंध होता है, उसके अनुसार उसको काम करना पड़ता है। देखिए, आप आगे चल करके देखेंगे तो अंडरब्रिज जो है हमारा गीता भवन वाला, वहाँ से लेकर के वो जो 4 लेन हम बना रहे हैं, वो लगभग मैं समझता हूँ कि 2 किलोमीटर लंबा है, जो आगे चल करके तिलक नगर को जोड़ेगा, अन्य कॉलोनियों को जोड़ेगा। और उसके कारण से थोड़ा सा भी लोगों को दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन इस बीच बारिश का भी समय आ गया था, वर्षाकालीन सत्र के कारण से भी, और ट्रैफिक का भी सारा लोड इसी के ऊपर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी संजीत फाटक के कारण से और मिड इंडिया के कारण से ये जो मेन रोड है, जिसको हम पद्मावती रिसोर्ट वाला बोलते हैं, इसके ऊपर वास्तव में बहुत अत्यधिक ट्रैफिक है। हमने कई डाइवर्जन भी वहाँ पे दिए हैं, हमने स्टॉपर भी लगा करके लोगों को रोकने का काम किया। लेकिन ये निर्माण का कार्य को हम गति देने का काम करेंगे ताकि लोगों को असुविधा ना हो। स्थानीय रहवासियों का ये मांग है सर कि पद्मावती रिसोर्ट के यहाँ से अगर इस निर्माण कार्य चलता है तो एक नया डाइवर्जन देके उसको जो है अग्रसेन विहार में होकर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, तो कम से कम लोगों को थोड़ी सुविधा हो। अग्रसेन के यहाँ पर डाइवर्सन की अगर आवश्यकता पड़ेगी और उसके अनुकूल होगा तो निश्चित से कर दिया जाएगा, क्योंकि कई डाइवर्जन हमने दिए हैं। फिर चाहे स्थायी रूप से हमने गीता भवन के अंडरब्रिज पर हमने स्टॉपर लगाए, फिर अभी जैसा मैंने बताया कि नया रास्ता हमने खोल दिया है लोडेसात धर्मशाला के सामने। इस प्रकार से अगर उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी तो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लोगों को थोड़े दिन की दिक्कत है, स्पीड बढ़वा देंगे, क्योंकि काम अगर धीमी गति से चल रहा है और दोनों साइड एक साथ खुद गई है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि एक साइड को जल्दी फिलअप कर दें। मंदसौर शहर की यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त है। वैसे तो मंदसौर शहर की अधिकांश चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, लेकिन जिस एक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं वह भी मेंटेनेंस अभाव के लंबे समय से बंद पड़ा है। मंदसौर शहर का वल्लभ भाई पटेल चौराहा, जिसे सामान्य तौर पर बीपीएल चौराहे के नाम से जाना जाता है, उस पर आवागमन का अधिक दबाव रहता है और आवागमन की अधिकता के चलते इस चौराहे पर विधायक निधि से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, जो कुछ समय चलने के बाद रखरखाव नहीं होने के चलते बंद पड़े हैं। इस विषय पर ना नगर पालिका ध्यान दे रही है और ना ही यातायात विभाग इसे लेकर सक्रिय है। हालांकि प्रशासन ने जल्द ही इन ट्रैफिक सिग्नलों को चालू करवाने के साथ ही अन्य चौराहों पर नए सिग्नल लगाने का आश्वासन दिया है। देखिए, इसमें जो सिग्नल हैं ये विधायक निधि से लगवाए गए थे और इस संबंध में 11 दिसंबर को सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई थी। तो उसमें माननीय कलेक्टर महोदय ने नगर पालिका मंदसौर को निर्देशित किया था कि ये सिग्नल
शीघ्र ही ठीक करवाए जाएं और इसके अलावा कोई अन्य चौराहे हैं जहां पर आवश्यक लगे तो पीली ब्लिंकिंग लाइट वाला सिग्नल वहां पे लगाया जाए, ताकि दूर से ही चौराहा वहां पे मौजूद है ऐसा रात्रि काल में स्पष्ट दिख पाए। और जहां तक सिग्नल की बात है बीपीएल चौराहे वाले की, तो सिग्नल ऑन कंडीशन में है, पावर वगैरह रहता है उसमें कैलिब्रेशन की समस्या है जो टाइमिंग की, तो वो ठीक कराया जाना है। तो उसके लिए सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में कलेक्टर साहब ने 31 जनवरी इसी महीने 31 जनवरी तक की समय सीमा निर्धारित की है और नगर पालिका मंदसौर को निर्देशित किया है। हाँ, जैसे कि मैंने अपने कार्यालय से इस बात की जानकारी ली थी कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल हैं वो यातायात विभाग द्वारा लगाए गए थे और यातायात विभाग द्वारा ही उनका जो है वो संचालन किया जाता था। अभी हमारी यातायात समिति की बैठक हुई थी, इसमें माननीय कलेक्टर महोदय जो हमारे प्रशासक भी हैं उन्होंने हमको ये निर्देशित किया था कि यार इस लाइट को जो है वो चालू करवा लें। और साथ ही उन्होंने कहा था कुछ चौराहों पर आप वो जो ब्लस लाइट आती है, मतलब जिससे बंद चालू होती रहती है, इसमें रुकने की आवश्यकता नहीं होती, वो भी कुछ लगाना। तो हमारा प्लान जो है उसको भी अगले चौराहों पर लगाने का है, जहाँ पर व्यक्ति जो है वो देख ले, समझ जाए, ताकि किसी प्रकार के एक्सीडेंट ना हो। और रहा सवाल ये काफ़ी दिनों से बंद है, मैं भी जब से यहाँ आया हूँ तब से ये बंद ही है, मैंने भी इसको बंद हुआ देखा। आप लोगों ने संज्ञान में लाए हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि चूँकि शहर में जो है वो यातायात व्यवस्था अच्छी हो, तो मैंने अपने जो बिजली प्रभारी है उसको बुला के कहा है कि वो इस संबंध में जो है ऊपर संपर्क करें। यदि हम लोगों के प्रयासों से वो चालू हो सकता है तो हम उसको चालू करने का प्रयास। देखिए, मुझे व्यवस्था और सुविधा के अंतर्गत और नवाचार के अंतर्गत और मंदसौर के सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे, जिसको बीपीएल चौराहे भी बोलते हैं, वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के विधायक निधि से लगभग 6-7 लाख रुपए की राशि दिए जाने का मेरा मन था और उतना मैंने दिया भी था। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर मनोहर वर्मा, उनके कार्यकाल का प्रसंग था और उनके साथ ही बैठ करके हमने इस बात को तय किया था कि विधायक निधि से हम मंदसौर के व्यस्ततम, जहाँ पर लगभग 7 मार्ग इधर उधर से घूम करके आते हैं और वहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। पहले प्रारंभिक दौर में तो टाइमिंग का बड़ा चक्कर पड़ा, कहीं 2.5 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट का, फिर उसको रिड्यूस करते करते 60 सेकंड्स तक हम ले आए थे, 1 मिनट तक हम ले आए थे। लेकिन 2-3 साल बाद वो कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से उसमें खराबी हो गई और उसके बाद लगातार हमने भी पुलिस अधीक्षक से और नगर पालिका के अधिकारियों से कहा कि इसमें जो भी फॉल्ट है टेक्निकल रूप से, जिस कंपनी ने इंदौर के किसी एक ठेकेदार ने इसको स्थापित किया था उसकी गारंटी में भी था और उसको चालू किए जाने की हमने बार बार बात करी थी। लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई तकनीकी फॉल्ट को निपटाने को लेकर के दोनों एजेंसियां, क्योंकि हमने पुलिस अधीक्षक को इसमें के कहने पर हमने दिया था, नगर पालिका को इसमें सम्मिलित किया था और एजेंसी भी पुलिस अधीक्षक थे। एसपी को हमने पैसा दिया था नगर पालिका को संधारण के लिए, रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमने बाद में अधिकृत किया था। अब जवाबदारी नगर पालिका की बनती है और जवाबदारी पुलिस विभाग की भी बनती है। आखिर विधायक निधि का इतना बड़ा अमाउंट, नगर पालिका का कहना है कि ये यातायात विभाग का काम है। किसका काम है किसका काम नहीं, मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर यातायात समिति विभाग का काम है तो यातायात और पुलिस डिपार्टमेंट एक ही होते हैं और नगर पालिका को चूंकि मेंटेनेंस के लिए देता तो नगर पालिका की जवाबदारी बनती है, दोनों तीनों मिलकर के करे। विधायक निधि कोई मेरी निधि थोड़ी है क्या, विधायक निधि तो जनता की है और जनता की सुविधा के लिए हमने वो स्थापित किया तो उसको चालू करना चाहिए। हम तो एक चौराहे को और टारगेट कर रहे थे, लेकिन हमारा मन फिर उठ गया। हमने कहा नहीं, हम उधम सिंह चौराहे को भी टारगेट कर रहे थे क्योंकि वो वास्तविक चौराहा है और अगर वहाँ पर भी अगर 10-5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़े हम तो देने के लिए तैयार थे। लेकिन नतीजा क्या निकला, बीपीएल चौराहे पर स्थापित ट्रैफिक सिग्नल को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे, तो फिर विधायक निधि का देने का थोड़ा सा मन खट्टा हो जाता है। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में मंगलवार को पुलिस कर्मियों को कोरोना का बूस्टर डोज लगाया गया है। एसपी सुनील कुमार पांडे ने भी कोविड का बूस्टर टीका लगवाया है। मंगलवार सुबह मंदसौर के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में सामूहिक आयोजन कर पुलिस कर्मियों के लिए कोविड का बूस्टर टीका लगाने का कैंप लगाया गया, जिसमें मंदसौर शहर के सभी थाने, पुलिस लाइन परिसर, कंट्रोल रूम परिसर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित सभी पुलिस कर्मियों ने कोरोना का प्रिकॉशन डोज लगाया। इस मौके पर स्वयं पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे ने भी कंट्रोल रूम परिसर पहुंचकर कोरोना का बूस्टर डोज लगवाया है। साथ ही कहा है कि सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना घातक है और अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में पुलिस भी प्रशासन के साथ मिलकर रोको टोको अभियान के माध्यम से आमजन को जागरूक कर रही है, वही जरूरत अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है।
बूस्टर डोज कंट्रोल रूम में लगाया जा रहा है, क्या कुछ आपने भी डोज लगाया है? देखिए बूस्टर डोज जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके सबके लिए स्टार्ट किया गया है। तो आज हमारा ये पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस लाइन के शहर के जितने थाने हैं, इसके अलावा जो भी एसपी ऑफिस या पुलिस लाइन किसी काम से आया हुआ है उसके लिए एक सामूहिक रूप से यहाँ बूस्टर डोज लगवाया जा रहा है। सभी पुलिस वाले यहाँ इकट्ठे हैं, उनको बूस्टर डोज लग रहा है। तो जिले में जो है अभी भी बिना मास्क के लोग बाग घूम रहे हैं, उनके लिए सख्ती के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि मंदसौर में तेजी से मामले हैं जो कोरोना के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आज की डेट में सारे थाने वाले, सारे प्रशासन के लोग केवल एक काम में लगे हैं, रोको टोको में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच हम जा रहे हैं, समझा रहे हैं, पनिश भी कर रहे हैं जो उसके लिए दंड होना चाहिए। नगर पालिका और पंचायतों को जो अधिकार है, पुलिस उनके साथ है, वो जो जुर्माना होना चाहिए वो वसूल भी रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो। हम लोगों से अपील कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी करेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल का लोग पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हैंड सैनिटाइज करें। इसी से हम कोरोना से लड़ सकते हैं। थैंक यू सर। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बीते दिनों आए पॉजिटिव मरीज के सैंपल लैब में भेजे गए थे, जिनकी रिपोर्ट्स हमको मिली है और उनमें एक महिला में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह महिला स्वच्छ होकर आइसोलेशन से डिस्चार्ज हो चुकी है। सीएम के अनुसार 5 सैंपल और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। उनका कहना है कि हम सभी मरीजों को बराबर समझकर काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई महिला तीसरी लहर की मंदसौर में मिलने वाली पहली पॉजिटिव महिला थी, जो दुबई से मंदसौर आई थी। कोविड को लेके अभी स्थिति तो नियंत्रण में है। कुल आज की तारीख में कुल 24 एक्टिव केसेस हैं। एक जो ओमिक्रॉन के संबंध में जो जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जो रिपोर्ट आई वो कल मिली थी, और फॉर्चुनेटली जो महिला जो पेशेंट थी वो अब पूरी तरह से ठीक होके और कोविड निगेटिव होके वो आइसोलेशन से डिस्चार्ज हो चुकी है। 5 सैंपल हमने और ओमिक्रॉन के संबंध में पुष्टि करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब चूँकि ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल दोनों का एक ही है, डेल्टा वेरिएंट हो या ओमिक्रॉन हो, ओमिक्रॉन ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो हम चूँकि आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशंस सारा कुछ सेम है, तो बगैर इस पचड़े में पड़े कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है या डेल्टा वेरिएंट है, हम सारे केसेस को इक्वली ट्रीट करके सतर्कता से काम कर रहे हैं। इस बात से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोविड का कौन सा वेरिएंट है, कार्रवाई तो दोनों में एक ही होगी। एक जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट में तो ओमिक्रॉन की पुष्टि हो गई। हाँ, पहला जो केस था, लेकिन वो लेडी स्वस्थ होकर जा चुकी है, तो ये अच्छी चीज़ है ना। और 5 हमने और सैंपल भेजे हैं, उसका रिजल्ट अवेटेड है। हमारे साथ नटवर सिंह जी सरपंच हैं यहाँ के गाँव के। आप सरपंच साहब ये बताइए कि कितना नुकसान हो रहा है और आपके गाँव में कितने किसान हैं? मेरे गांव में सेदरा में 350 के लगभग किसान हैं, बरूखेड़ा में है 100 के आसपास, और पास में एक और गाँव मेरे पंचायत का करनाली है, उसमें 125 के आसपास किसान है। और नुकसान तो आपने भी अभी सब खेतों में घूम के देखा है, लगभग कुछ भी नहीं बचा है। मान के चलो आपके 100 में से 100 क्या कुछ बचा ही नहीं। आप जिस यहाँ खड़े हैं अफीम के पट्टे में, यहाँ इसी स्थिति बन रही किसान के, कम से कम नागपुर वाली इसको जाया करने में भी समय नहीं बीता है। और गेहूँ, चने, अशोक गुल जो भी फसल है, पूरी फसल आपने देखी घूम के, रावा, सरसों जो भी है, कुछ भी बचा नहीं है। आपके सामने आपने पूरी फोटोग्राफी की है, किसानों से भी मिले हैं, मुलाकात की है आपने। माननीय कैबिनेट मंत्री जी भी आ गए, इस पर फसल मुआवजा उन्होंने किया है। कलेक्टर साहब भी आके गए हैं, और एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सर्वे की टीम भी चालू है, सर्वे भी कर रही हैं। और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है पूरे किसान बंधुओं को, गाँव वाले को, कि हम 8 दिन में मुआवजा आपके खाते में राहत राशि डलवा देंगे। और सब किसानों की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि आने वाले समय में मान लो बैंक के 15 मार्च तक बैंक के आएगी, तो बैंक कम से कम इनको परेशान ना करे। और परेशान सबसे बड़ी ये है कि आज जैसे कि 8 दिन 10 दिन में अगर फसल का पैसा मिल जाता है, मुआवजा मिल जाता है, तो किसान को राहत हो जाएगी। क्योंकि इन किसानों के पास 10 रुपये को अगर दुकान पे लेने जाएंगे तो पैसा कोई देने को तैयार नहीं, क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई, कुछ गिने चुने गांव है हमारे तहसील के, वहीं ओलावृष्टि हुई। तो मैं शासन से यही हमारी डिमांड है और मांग है कि जल्दी से जल्दी राहत राशि डालने की कृपा करें। और हमें पूरा विश्वास भी है मामा के, क्योंकि आज किसान पुत्र माना जाते हैं शिवराज मामा, कि वो राहत राशि जल्दी डालने की कोशिश करेंगे। माननीय कैबिनेट मंत्री इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने पहले भी किसानों के साथ, वो कांग्रेस में थे उस समय भी 90 करोड़ का मुआवजा किसानों की लड़ाई लड़के उन्होंने डलवाया। विधानसभा के बाहर गांधी जी की मूर्ति के पास उन्होंने धरना लगाया था,
और हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी सरकार मुआवजा डालने की। वर्ष 2019 में जो अतिवृष्टि हुई थी उस दौरान भी यहाँ क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ था किसानों को। उस समय में कितनी राहत राशि बट पाई और कितनी राहत राशि की कमी? कमलनाथ जी के टाइम पे जो नुकसान हुआ था बाढ़ पीड़ित में, उसमें 25% राशि हमारे पंचायत को कुल मिली है। 75% राशि आज तक नहीं मिली है। आज दिनांक तक वो 75% राशि बाकी चल रही है, अभी तक वो राशि नहीं आई है। और 20 में सोयाबीन जब खराब हुई थी उस समय भी सर्वे हुआ था। सर्वे में आज तक वो बीमा राशि दिया और राहत राशि भी सोयाबीन की कुछ भी नहीं मिला हमारे पूरी पंचायत को। हम सेरदा करनाली में खड़े हैं जहां सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और सर्वाधिक नुकसान इस सेरदा करनाली के अंदर ग्रामीण में हुआ है। हम इस अफीम के खेत में खड़े हैं और ये अफीम के पट्टेदार हैं बाबूलाल जी। आज इनसे बात करते हैं कि क्या नुकसान हुआ है दादा आपका? फुल नुकसान हुआ था, कुछ नहीं जो ना। कितने आरी का आपके पास पट्टा है और कितनी फसल बोई थी? फसल तो सभी ये फसल है, चने गेहूँ सब थे। आपका अफीम पे कितना नुकसान? अफीम में फुल नुकसान हो गया, 100% हो गया। 100% नुकसान हो गया। कितने की लागत आई थी अफीम को? तो आज ऐसा बहुत तो कम, अभी तो 50,000 में ही होगा। 50,000 का नुकसान। आप क्या मांग करते हैं? अभी तो पूरा तो सब बहुत होता है माल, तो खसखस न छिलके न अफीम न। आपको डर है कि कहीं आपका पट्टा न कटे? डर तो है कि काटी दे सरकार, तो कहीं कर रखो। सरकार पट्टा काटने का डर है, काटी भी दे। इनका कहना है कि इस फसल में कुछ भी नहीं हुआ है। अगर सरकार, अगर नारकोटिक्स विभाग अगर इस फसल का अगर आकलन अगर नहीं कर पाएगी तो हमारा पट्टा कटने का डर है। SBN टाइम्स के लिए नेमीचंद राठौर, मंदसौर। हम ये मेथी की फसल के खेत में खड़े हैं। आप देख रहे हैं कहीं भी मेथी का कहीं से भी पता नहीं लग रहा है। पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। हमारे साथ एक किसान जो है प्रकाश जी हैं। बात ये प्रकाश जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी आप बताइए, आपने मेथी बोई थी, कितनी बड़ी मेथी हो चुकी है? आज की क्या स्थिति है? आज कहीं तो पानी तो फुहारा लग रहा था। अच्छा, कितने रुपए की लागत से मेथी बोई थी? लागत तो मतलब कि वही साहब कहीं करो। कितनी लागत? लागत बीघा थे, 1 बीघा 1.5 बीघा ही मेथी थी। कितने हजार, 10,000, 15,000 की 12,000 तो वही ट्रैक्टर हकाना DAP खाद सब लगा साहब। अब क्या स्थिति बन रही है? अब कहीं कुछ नहीं रहा। यहाँ सर्वे करने के लिए कोई टीम आई थी आपके? पहले आया था सर। आए थे, हो गया सर्वे? हो गया। हाँ वही। अब सर्वे संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। हाँ वही निकाले। हाँ प्रकाश जी उस सर्वे से संतुष्ट हैं। ओलावृष्टि को लेकर सीतामऊ तहसील के 5,627 किसान प्रभावित हुए हैं। 31 गांव में कुल 4,467 हेक्टेयर में फसलों का नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर जिला प्रशासन ने 12 करोड़ के मुआवजे का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि ऑफलाइन सर्वे की अपेक्षा सहारा ऐप के माध्यम से सर्वे कराकर 7 दिवस में रिपोर्ट शासन को भेजे। लेकिन जब हमारी टीम आज ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सर्वे दल द्वारा ऑफलाइन ही सर्वे किया जा रहा है। सर्वे दल का कहना है कि सहारा ऐप एक मोबाइल में चलता है। जियो ट्रैकिंग के माध्यम से खेत के नियत स्थान पर पहुंचने से ही ऐप काम करता है। ऐसे सर्वे करने में 15 दिवस से अधिक लग सकते हैं। हम सीतामऊ विधानसभा के ग्राम बिस्निया में खड़े हैं। ओलावृष्टि के कारण यहाँ भी खेतों को काफी नुकसान हुआ है। सर्वे दल यहाँ पर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वह सारा ऐप पर जाकर पटवारी को निर्देश दिए सारा ऐप पर जाकर कार्य करें। हम बात कर रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, क्या इनको समस्याएं आ रही हैं, उनसे जानते हैं। पटवारी साहब, किस प्रकार से आप सर्वे कर रहे हैं और आपको क्या समस्याएं आ रही हैं? जी, हम जो सर्वे हमेशा की तरह होता है ऑफलाइन के खेतों में जाकर प्रत्येक खेत पे जाएंगे, सर्वे नंबर देखेंगे और उस पे खेत में कौन सी फसल है, उसमें कितना नुकसान है, उस प्रकार से हम नोट करके और ऑफलाइन कर रहे हैं। शासन ने जो निर्देश दिए अभी कि सारा ऐप से करने के लिए, सारा ऐप से अगर हम इस क्षति सर्वे को तैयार करते हैं तो करीबन हमें 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा और ज़्यादा भी लग सकता है। तब तक किसानों को कोई राहत राशि नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि अगर ऑफलाइन डाटा जल्दी से तैयार हो जाए तो जल्दी जल्दी किसानों को मुआवजा मिल जाए। तो इस सारा ऐप से करने के कारण आपको जियो ऐप का भी दिया जा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? सारा ऐप से अगर सर्वे करते हैं तो हमें प्रत्येक खेत पे जाना पड़ेगा, हर खेत पे जाके सर्वे करना पड़ेगा और वहाँ की वो जो लोकेशन लेता है पर्टिकुलर वहाँ जाएंगे, वहीं पर जाकर वो फसल को अपडेट करेगा और वहीं पर उसका हानि प्रतिशत लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारे जो दल में 8 जन हैं। अब अगर सारा ऐप चलता है मेन पटवारी के आईडी पर, एक पटवारी उसी आईडी को वो कर पाएगा ऑपरेट, हम बाकी सब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो जब तक पूरे खेत पे जाके एक ही मोबाइल से हमको सभी की
3 गांव सेदरा करनाली, करनाली और बरुखेड़ा और एक बिश्निया। अगर चारों गांव में हम मिला के टोटल 4-5 जस्ट सर्वे नंबर है, अगर वहाँ पर जाते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी आप ऑफलाइन सर्वे कर रहे हैं तो आपको क्या क्या नुकसानी का आकलन लग रहा है, क्या किसानों का कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या देखा आपने दरअसल? अभी पिछले 2 दिन पहले कलेक्टर साहब भी आए थे और हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे, हमने सर्वे किया था। तो सेदरा करनाली, करनाली और बरुखेड़ा यहाँ पर तीनों गांव में 100% नुकसान पूरा दिया गया है। तो यहाँ पर तो हम 100% पूरा रखेंगे। बाकी बिश्निया में जो है, तो बिश्निया में जो ओला से की जो क्षति हुई है वो एक पट्टी के रूप में निकली है। तो जो खेत प्रभावित हुए हैं, हमको शासन से निर्देश मिला है कि खेत को इकाई माना जाए, मतलब अगर किसी खेत में नुकसान हुआ है तो पर्टिकुलर उसी को दिया जाए, पूरे गाँव को न दिया जाए। अगर इस प्रकार से अगर चलता है तो हमें प्रत्येक खेत पे जाके हम उस प्रकार से कर रहे हैं। शासन के निर्देश अनुसार खेत को इकाई मानने की बात कही गई है। ये पटवारी दल जो है वो खेत को इकाई मानते हुए कार्य कर रहा है, न कि पूरे गांव को मुआवजा देने की बात कर रहा है। वर्ष 2019 में जो अतिवृष्टि हुई थी उसमें भी यहाँ पर काफी सीतामऊ क्षेत्र में नुकसान हुआ था और काफी नुकसान हुआ था। उस समय भी नुकसानी का आकलन 100% पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा था कि कहीं किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं होना, मैं खुद आ गया हूँ, मैंने स्वयं सर्वे कर लिया है, किसी पटवारी को सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उस दौरान केवल मात्र किसानों को 25% मुआवजा ही मिल पाया है। अब देखना है कि आज ये जो नुकसानी हुई है अब किसानों को कितना परसेंट शिवराज मामा मुआवजा देने की बात कहते हैं। नेमीचंद राठौर, एसबीएन टाइम, मंदसौर। किसान अपनी फसल चौपट होने को लेकर दुखी है। अन्नदाता किसान चाहता है कि प्रशासन उनकी फसलों का जल्द सर्वे कर उन्हें मुआवजा राशि मिल जाए। अगर मुआवजा मिलने में लेट लतीफी होती है तो किसान आत्महत्या करने जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने कर्ज लेकर फसल को बोई थी और अब वही फसल चौपट हो चुकी है। ऐसे में किसान अपना कर्ज किस प्रकार उतार पाएगा, क्योंकि किसानों को वर्ष 2019 में हुई अतिवृष्टि में भी मुआवजा राशि 25% ही मिल पाई थी। आज भी किसान 75% मुआवजे का इंतजार कर रहा है। हम खड़े हैं गांव सेदरा करनाली में। आप देख रहे हैं किसान यहाँ खड़े हैं। हाल ही में जो अतिवृष्टि हुई है, जो ओलावृष्टि हुई है, उसके अंदर आपको मैं बता रहा हूँ कि फसलों की जो स्थितियाँ हैं, आप देखिए ये सरसों की फसल है, पूरी फसल समाप्त हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि पूरा 100% इस फसल को पूरा सत्यानाश हो चुका है और पूरी फसल अब सूखने के लिए आ गई है। और आज ये किसान चारों शासन की और प्रशासन की ओर टकटकी निगाहें बनाकर बैठा हुआ है कि उन्हें उनकी फसल का मुआवजा मिले। वर्ष 2019 में जो अतिवृष्टि हुई थी उस दौरान भी इनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ था, पर बताया जाता है कि उस समय इन किसानों को मात्र 25% मुआवजा इनको प्राप्त हुआ था। 75% मुआवजे की अभी भी आस लगाए बैठे हैं। अब देखना है कि हाल ही में हुए ओलावृष्टि के कारण यह फसलों को जो 100% जो नुकसान हुआ है, अब प्रशासन इनको कितना परसेंट बताता है और इनका मुआवजा इनको कितना मिल पाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के किसानों से। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, बताइए आपकी ये फसल का जो नुकसान हुआ है कितना नुकसान मानते हैं और क्या है स्थिति? 100% खत्म हो गई सर। 100% फसल खत्म हो गई। कलेक्टर साहब खुद बोल के गए 100% खत्म है। ऐसा? जी सर। 2019 में भी जो अतिवृष्टि हुई थी उस समय आपकी फसल का कितना नुकसान हुआ था? 100% बोला था कमलनाथ जी ने कैंपुर में आके सर। वो उसकी राशि 25% राशि कुल मिली ग्राम पंचायत से करनाली में भी 25% ही मिली सर। 25% बाकी है सर 2019 की भी। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसान कह रहे हैं कि 2019 में जो नुकसानी हुई थी उसकी केवल 75% अभी तो राशि आना बाकी है, केवल 25% इनको नुकसानी का प्राप्त हुई थी। और आज फिर यह अतिवृष्टि के कारण आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फसल जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देख लीजिए पूरी फसल समाप्त हो चुकी है। अब किसान यह चाहता है कि इनके आज जो 100% जो नुकसानी हुई है उसका पूरा का पूरा पैसा इनको प्राप्त हो। एसबीएन टाइम के साथ नेमीचंद राठौर, मंदसौर। हम खड़े हैं गेहूं के खेत में और ये किसान आज इसकी स्थिति देखिए, इसका पूरा का पूरा खेत आज गेहूं का समाप्त हो चुका है। गेहूं की फसल कहीं दिखने नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी गेहूं की फसल नष्ट हो चुकी है। इस किसान ने बैंक से कर्जा लिया हुआ है, सोसाइटी से कर्जा लिया हुआ है। आज ये उस कर्जे को लेके चिंतित है कि वो कर्जा किस प्रकार से उतारेगा। शासन इनको मुआवजा कब दे पाती है, कब नहीं दे पाती है, उस समय का इंतजार करना है। आज इसको इसकी लाइट के बिल की चिंता है कि लाइट का बिल किस प्रकार से भर पाएगा। आज इसकी मासूमियत देखिए, इसकी आंखों में आंसू देखिए, इसकी आंखों के जो आंसू बता रहे हैं कि किस प्रकार से काम करेगा, कैसे रो रहा है किसान। लाइन दूंगा, क्या कहते थे लाइन दूंगा, नाना जोरा क्या थे भेंट करूंगा, कहीं नहीं रहो।
क्या दिन दूंगा मुँह? रोटा तो खा 3 दिन ये रोटा का दिन रोटा तो कहा बता रहे हैं कि 3 दिनों से इस किसान ने खाना तक नहीं खाया है। और आप आज की स्थिति को देखिए, अब ये कहाँ जाइए, आपको बता रहा हूँ, ये देखिए आप पूरी फसल, पूरा का पूरा खेत नष्टीकरण हो चुका है। अब 100% पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। इस फसल को देखने के बाद कहीं इसमें से अगर एक दाना, अगर मान लिया जाए कि इसमें से फसल में से तो एक दाना गेहूं का नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी फसल पोची पड़ी हुई है, आड़ी हो चुकी है, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। हम खेत में खड़े हैं, मोहन सिंह जी के पास खड़े हैं। उनके खेत की स्थितियां ये हैं कि उनने गेहूं की फसल बोई थी, 7 बीघा के अंदर उनने गेहूं को फसल का उत्पादन किया गया था, पर चूंकि ओलावृष्टि के कारण पूरी फसल आड़ी हो चुकी है, पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। क्योंकि यहाँ ये गेहूं की फसल यहाँ टूट गई है, नीचे से तना टूट गया है, उसके कारण पूरी फसल का समाप्त हो गया। अब आप बताइए क्या कितना नुकसान हो रहा है, क्या स्थिति है आपकी? सर हमारा नुकसान ये है कि गेहूं अनुमानित 50 बोरी प्रति हेक्टेयर से पैदा हो सकती है, बल्कि हमारी समस्या है कि हमारे उस फसल में सोयाबीन भी नहीं होती। हमने समूह बैंक वगैरह कुछ कर्ज लेकर के ये अनाज बोया और आज हमारी ये फसल भी नहीं हो रही। तो शासन हमें समय पर मुआवजा दे या हमारे बीमा दिलवाए, नहीं तो हमारे किसानों के आत्महत्या के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, हम पेट कैसे भरेंगे? बताइए। और हमें बैंक वाले परेशानी होना करना चाहिए, हमारी बैंक ओडू नहीं होना चाहिए, शासन हमारी मदद करे। और हमारा बीमा हमसे कंपनी हर साल लेती है, हमें पूरा बीमा की राशि 100% मिलना चाहिए और ये कम से कम समय में मिलना चाहिए, ताकि आज हम काश्तकार लोग इतने दुखी हैं कि हम घर में पेट भर के रोटी नहीं खा सकते, हमारा परिवार रोता है रात को घर जाते हैं। तो किसान ने अपना दुख व्यक्त किया है कि हम फसल बीमा की राशि भरते हैं, हर बार फसल की बीमा कराते हैं, पर बीमा की राशि हमें समय पर नहीं मिल पाती है। उनका कहना है अगर बीमा की राशि अगर समय पर मिल जाएगी तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम हमारा कर्ज चुका पाएंगे। अगर कर्ज नहीं चुका पाएंगे और बीमे की राशि समय पर नहीं मिल पाती है या शासन प्रशासन हमें समय पर सहयोग नहीं कर पाता है, तो उनके पास केवल आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। और हमारे गांव का नाम, पूरा नाम मेरा मोहन सिंह, पिता दुले सिंह, जाति राजपूत, निवासी सेदरा करनाली, ग्राम पंचायत सेदरा करनाली। आज पूरी ग्राम पंचायत के काश्तकार इतनी दुखी है कि औरतें कुएं में गिरने को मंजूर है, बच्चा रोए तो दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है। ये हालत हम किसानों की है यहाँ की। और आप देख लीजिए फसलों को कि क्या हो रहा है। देखिए, आपने सुना होगा कि अभी किस प्रकार से किसान अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। एसबीएन टाइम्स के लिए नेमीचंद राठौर, मंदसौर। तीनों ग्रामों की सर्वे टीम द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें 100% नुकसानी पाई गई है। ग्राम सेंद्रा में कृषि के खाते 4012 लगभग है। ग्राम करनाली कृषि खाते 132 के लगभग, ग्राम बरुखेड़ा में कृषि खाते 110 लगभग है, जिनमें 100% नुकसान का आकलन किया गया। एसबीएन टाइम्स के लिए मंदसौर से नेमीचंद राठौर की स्पेशल रिपोर्ट। नुकसान हुआ आपके खेत में? ये गेहूं का हुआ है और लहसुन का हुआ है, रावा का हुआ है, सब नुकसान हो गया। ये बाहर का मला बला आया सो नुकसान नहीं रोई रहा, रोटा भी नहीं खाई रहा, बिल्कुल रोई रहा। मासी तो घरे बेटी बिल्कुल सरा सोने के खवाड़े बगाड़ हुई। कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत हुआ, 1,00,000-2 लाख का भी है। 4-5 फसल बिल्कुल बोट वही पाती वही को, तो वो भी बोट वही सब। कितने लोगों का परिवार है उनका? 4-5 लोगों का है। नुकसान गेहूँ, चना, रावा, इसाकपुल, लहसुन। कितनी लागत लगी? लागत तो बहुत लगी, 1 बीघा में कम से कम 5,000 रुपया के हिसाब से भी है सर। कितना कर्जा लिया आपने? कर्जा तो बहुत लिया है सर, कर्जा शंभू ले लेने पूरा करिया और दान की करिया 16 महीने सब दौड़ तो भी पूरा नहीं हुई सर। और क्या दिलाई दांगा ही। क्या कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने आसन दिया है कि 100% दांगा, 100% कभी देगा। आप मरवाने बोला चाह ब्याह वाले भी तो चाय की शक्कर भी नहीं मिल रही सर। क्या 8 दिन में 8 दिन में क्या आती लाइन दे देगा? अब 8 दिन में दे तो ठीक नहीं, चोरी सब मैं पासी कहीं नहीं मरांगा, उनके अलावा कहीं को नहीं। बताया जाता कि आप 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन भैया और 4 दिन भैया, जहाँ तक गड़ा पड़ा, जहाँ तक अन्न भी खा दो के माँ के छोरा ने कहीं भी नहीं खा दो, तब से आप भूखे हैं। तब भूखा में बोलवा भी की आशा वही के बोले भी नहीं रहो, माने अन्न वेद तो बोला कई तरह बोला पेट में। कितने बीघा जमीन है? मेरे जमीन है 4-5 बीघा है। कितने लोगों का परिवार है? परिवार 5 जना है। मेथी है, सब चना है, गेहूँ है, धनिया वगैरह सब साफ कई दिनों साफ संग बोट हुई है। कितना खर्चा किया आपने पूरी फसल के लिए? सब 10 बीघा जगह कम से कम 50,000 रुपया खर्च तो। कलेक्टर साहब आए थे, 100% नुकसान बता रहे हैं, बट बड़ी क्या रिपोर्ट बना के गए हैं? सब कह रहे हैं कि आपका नुकसान आ जाएगा 100%।
कल मंत्री जी भी आए थे, मंत्री जी ने भी कहा था 100% आ जाएगी आपकी। ये पटवारी लोग जो सर्वे कर रहे हैं, आपके सामने सर्वे रिपोर्ट बना रहे हैं, क्या ये आपको दिखा रहे हैं कि आपसे साइन करवा रहे हैं या कहीं साइन कहीं करे साहब उन्होंने पूछ लियो कहीं हराया पूछ लियो लिख लियो ने ये बना के गया भी नहीं मांग करे। आपको पढ़ाया भी नहीं उन्होंने? कहीं नहीं क्यों सर। क्या नाम है पूरा आपका? कितनी बीघा जमीन है आपकी? 10 बीघा जमीन है। गाँव का नाम? सेदरा करनाली। कितनी बीघा जमीन है? 7 बीघा जमीन है। क्या क्या नुकसान हुआ आपकी जमीन में? नुकसान तो 100% हो गया। गेहूं की फसल खड़ी थी और उसमें कुछ भी नहीं है, आपके सामने दिख रही है। कितनी लागत लगती है इसमें? लागत लगती है सर अनुमानित 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर था। मान लिया 40,000 रुपये का अनुमानित मेरा खर्चा है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार 3 सदस्य सर। क्या कहा था कलेक्टर साहब ने आप यहाँ पर जब सर्वे करने के लिए आए थे? कलेक्टर साहब ने कहा था, पटवारी साहब ने कहा था कि साहब आपका 100% नुकसान हुआ है, आपको सहयोग राशि मिलेगी। अब मिलेगी उससे तो हमारा पेट नहीं भरेगा, हमको तो मिलना चाहिए। आप कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी दिया था? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया, पटवारी साहब ने आश्वासन दिया, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया, पर आश्वासन से किसी काश्तकार का पेट नहीं भरता है। काश्तकार के पास में तो पैसा आएगा तब पेट भरेगा। और यहाँ तक कि 1 सप्ताह के अंदर हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ तो हमें कर्ज मांगने वाले लोग भी उधार देंगे नहीं, और वो पैसा लेने आएंगे तो हम सिर्फ आत्महत्या करने के सिवाय और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सुनने वाला है कौन है। बीमा कंपनी हमें मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए, सहायता राशि हमें तत्काल मिलना चाहिए। कितनी राशि कर्ज ली थी आपने? मैंने साहब 80,000 रुपये लिए थे बजाज फाइनेंस से। सर मैं 9 बीघा है, 9 में 3 पाती है, 3 बीघा है। क्या क्या फसल बोई थी आपने? गेहूँ भाई जी, गेहूँ, लहसुन, ये रावा, ईसापुल, चना सब थी। कितनी लागत लगा चुके? लागत तो लगी थी मतलब कि सर सोयाबीन भी थी जो सब लगी थी, और भी कर्जों करीन लगायो कई करा फसल दिया था। और कर्जों करीन माती लगाओ 450 रुपया में कट्टो लाइन फूंक्यो है। मंत्री जी क्या कहेगा? 100% से 100% देंगे। और यह फसल में 1 बीघा में 10 बोरी गेहूँ में 3 बीघा में 30 कुंटल गेहूँ में सरकार अति मुआवजा दे सके क्या थी पूरा कर सका मैं? बैंक वाला आएगा तो बैंक क्या थी भरांगा? बिजली बिल मांगेगा, बिजली भी क्या थी भर सका? फसल में एक किलो भी गेहूँ नहीं निकाल सकूँ। कितनी राशि आपने बैंक से सोसाइटी से कर्जा लिया? सोसाइटी में लिया है 70-80 हज़ार रुपये। और फसल की जो नुकसान हुआ है वो नुकसान तो एक बीघा में 10 बीघा गेहूँ 10 बोरी गेहूँ है, 3 बीघा में 30 कुंटल गेहूँ है। अब सरकारी रेट थी दिखाओ आप कतरा पैसा का नुकसान है। अब सरकार 6,000-8,000 रुपये बीघा दे दे, कतरी कंपनी काट जाएगी मार। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में 5 है। खेती से एक ही जरिया है? नहीं हूँ, 2 बच्चा है, 1 बच्ची है, 5 सदस्य हैं। बोला कि मुआवजा दिया जाएगा। मैंने ये भी बोला उनसे कि सोसाइटी बन सकते हम, तो वो भी फसल तो सब नष्ट होगी तो फसल सोसाइटी कहाँ से बढ़ सकते सब? कि मैं मुख्यमंत्री से बात करूँ। क्या कलेक्टर साहब क्या गए थे? कलेक्टर साहब ने वो आए थे, उन्होंने 100% नुकसान को बोला। और पटवारी साहब की जो टीमें काम कर रही है यहाँ आ रही है उन्होंने क्या बोला? बोल रहे 80 और 90 80 से ऊपर ही सब नुकसान 100% पूरा बोला था। और मंत्री जी ने क्या माना है, कितना प्रतिशत नुकसान माना? बोल रहे हैं बहुत नुकसान है, खेतों में घूम भी देखा उन्होंने। किताबी गुण बताया सब। क्या नाम है? सर्वे से संतुष्ट हैं ये जो करके जा रहे हैं पटवारी? और ये अब ये बोल रहे हैं, मंत्री जी बोल के गए कि आपके 100% मिलेंगे। 100% मिलेगा। पिछली बार जो बारिश में हुई थी अफलन भी हुआ था, सोयाबीन में फल नहीं आया था, क्या उसका मुआवजा वगैरह राशि मिला? नहीं मिला। तो आपका 2019 में जो प्राकृतिक आपदा आई थी उस समय आपका कितना नुकसान हुआ था? उस समय 100% हुआ था सर, उसमें 25% राशि कुल आई थी ग्राम पंचायत से। आज बाकी है सर। 25 आई थी, 25 100 में 25 आई 75% आज बाकी है सर। क्या आपको लगता है कि आज फिर ये सर्वे होकर जा रहा है 100% बोल रहे हैं, इसमें पैसा आ पाएगा किसान के खाते? अब ये तो सर क्या शासन करेगा? साहब बोल के गए 100%, तो किसके तो जिला प्रमुख आके बोल गए कि 100% दिलाएंगे, तो ठीक है। फिर मंत्री महोदय बोल गए, तहसीलदार मैडम ने ये भी SDM सब 100% नुकसान है। आपको उम्मीद है मिलेगा? अब हम तो सरकार आश्वासन क्या दिया था कलेक्टर साहब और मंत्री? कलेक्टर साहब ने बोला 100% मुआवजा आपको 8 दिन में दिलाऊंगा, नहीं दिलाऊंगा तो फिर वापस आप घर में शनिवार को। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBN टाइम्स।